चलो बेटा आज पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की मृदा। उत्तर प्रदेश की मृदा या इसी को कहेंगे मिट्टी। मिट्टी देखो उत्तर प्रदेश की मृदा, तो अब पहले ये समझ लेते हैं मृदा होती क्या है। या मृदा या इसी को कहें मिट्टी। तो मिट्टी का जो फॉर्मेशन है बेटा एक धीमी प्रक्रिया है ना, बहुत तेजी से नहीं बनती, लेकिन एक इस प्रकार से बनती है तो चट्टानों के टूटने फूटने से, और वो जब बेटा क्या होते हैं एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होती है मिट्टी का निर्माण होता है। तो अगर कहा जाए मृदा क्या है तो चट्टानों के टूटने फूटने के, लिखेंगे चट्टानों के टूटने फूटने से संघनित कणों से मृदा का निर्माण होता है। मृदा का निर्माण, तो निर्माण बेटा इनका इस प्रकार से होता है। ठीक है, अब देखो कि कैसे कहोगे सर जी इनके टूटने फूटने से कैसे मृदा बनेगी। तो देखो जहां पर पर्वत होते हैं, जैसे पर्वत के बेटा रगड़ से वो कटे तो महीन महीन कणों में बेटा इनका हुआ और धीरे धीरे उनका जमा हो गया तो क्या हो जाएगी मृदा बन जाएगी। जैसे अभी देखो कहीं पर कोई भी पत्थर रखा हो तो धीरे धीरे उस पत्थर का देखो आकार क्या होगा, धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा। अब ये तुम्हें नहीं पता चलेगा आज रखे हैं तो कल पता चल जाएगा ये, लेकिन लंबी प्रोसेस है, 2 रोज माने 2 साल 3 साल 10 साल 15 साल ऐसे धीरे धीरे उसका क्या होगा फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखो चट्टानों में ब्रेक भी कैसे आ जाएगा, जब तापमान अधिक पड़ेगा और उसके बाद भी तापमान कम होगा तो बेटा उनमें क्या होगा था आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के कारण चट्टानें क्या हो जाती हैं टूट जाएंगी, और उन्हें ये टूटने से क्या होगा मृदा का निर्माण हो जाएगा। तो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की मृदा जब पढ़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की मृदा को कितने भागों में हम बांट कर पढ़ेंगे, तो ये पढ़ते हैं यूपी की मृदा के प्रकार। देखो कितने भागों में इनको बांटेंगे, माने या भाग कह ले भाग। तो अब देखो इनको 3 भागों में हम पढ़ेंगे। एक हमारी हो जाती है पर्वतपदीय मृदा, पर्वतपदीय मृदा। अब इसमें 2 भाग आएंगे, माने 2 इसके पार्ट होंगे। एक हो जाएगा भाबर क्षेत्र की मृदा, और एक हो जाएगा बेटा हमारा तराई क्षेत्र की मृदा। तराई क्षेत्र की मृदा। और दूसरी यदि बात करें तो कौन सा आ जाएगा मध्य मैदानी क्षेत्र की मृदा। तो मध्य मैदानी क्षेत्र। तो मध्य मैदानी क्षेत्र में यदि बात करें कौन कौन सी मृदा आ जाएगी, जलोढ़ मृदा। और जलोढ़ मृदा में यदि बात करें तो 2 मृदाएं आएंगी, एक बेटा आ जाएगी हमारी खादर और एक आ जाएगी बांगर। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि जलोढ़ मृदा जो है, जलोढ़ मृदा में 2 आ जाएंगे, एक खादर और एक बांगर आ जाएगी, और एक आएगी बेटा मरुस्थलीय मृदा। इसमें पढ़ेंगे हम कौन सी मरुस्थलीय मृदा के बाद में यदि हम देखें तो यहाँ पर फिर से बेटा देखो तुम्हारी कि कहाँ पर मरुस्थलीय मृदा पाई जाएगी, कहाँ पर क्या ये चीजें। अब इसके बाद कौन सी आ जाएगी लवणीय मृदा, इसमें आ जाएगी लवणीय मृदा। अब देखो लवणीय मृदा के बाद एक मृदा और आएगी तुम्हारी, कौन सी आती है भूड़ मृदा, इसी में आएगी भूड़ मृदा।
और भूड़ मृदा के बाद बात करें तो कौन सी आ जाएगी? काली मृदा, काली मृदा। ठीक है, ये तुम्हारी किस में आ जाती है? इनमें आने वाली मृदा हो गई मध्य मैदानी क्षेत्र में आएंगी। और मध्य मैदानी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? गंगा के क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब बेटा देखो, दक्षिण के पठारी या पहाड़ी क्षेत्र की मृदा, या जिसे कहेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र की मृदा, तो अब यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? दक्षिण की पठारीय मृदा, पठारीय मृदा, या इसी को बेटा हम कहेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र की मृदा, बुंदेलखंड क्षेत्र की मृदा, क्षेत्र की मृदा। तो अब यहां से बात करें कि कौन कौन सी मृदा आ जाएगी, तो यहां पर आ जाएगी लाल मृदा, लाल मृदा। तो लाल मृदा आ जाएगी। दूसरी आ जाएगी बेटा परवा मृदा, परवा मृदा आ जाएगी। और तीसरी आ जाएगी भाड़ मृदा। तो ये इतने प्रकार तुम्हारे किस में आ जाएंगे? इस वाले क्षेत्र में आ जाते हैं मृदा के प्रकार में। ठीक है, भाड़ मृदा। और एक आएगी हाँ माड मृदा होती है, माड मृदा के नाम से जाना जाता है, मां से रहेगा माड मृदा। तो यहां पर लिख लेंगे माड मृदा। ठीक है, माड मृदा हो जाता है। ये तुम्हारे क्या है? मृदा के प्रकार हैं। एक और आएगा भोंटा मृदा। ठीक है, तो ये इतनी मृदा हमारी आ जाती है। इसमें 5 टाइप्स इसमें आ जाएंगे। इस प्रकार से बेटा तुम्हारे क्या है? मृदा का डिवाइड किया गया है। कुछ मृदा जो है बहुत छोटे, बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, उनको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हमने इन मृदाओं के प्रकार में तुम्हें समझा दिया है कि कौन से होंगे। तो एक बार फिर से इसे समझ लेते हैं, तो उसके बाद आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने बताया कि मृदा का निर्माण फॉर्मेशन कैसे होगा, तो इनका बेटा कैसे होता है? चट्टानों के टूटने और फूटने से होता है। ठीक है, अब देखो, अगर हमने देखा कि उत्तर प्रदेश की मृदा कितने भागों में डिवाइड की गई है, तो देखो पहले तो इसके भाग है माने पर्वत पदीय मृदा, दूसरा भाग है बेटा मध्य मैदानी क्षेत्र की मृदा, और तीसरा है दक्षिण की पठारीय मृदा या बुंदेलखंड की मृदा। अब यहाँ पर हमने देखा कि पर्वत के माने पर्वत पदीय 2 भाग में है। एक तो है भाबर क्षेत्र की मृदा, दूसरा है तराई क्षेत्र की मृदा। तीसरी की बात करें बेटा कौन से यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा के 2 प्रकार बेटा कौन से? खादर और बांगर। यहाँ पर देखेंगे मरुस्थलीय मृदा, दूसरी लवणीय मृदा, और भूड़ मृदा तथा काली मृदा यहाँ पर पाई जाती है। और यहाँ पर देखिए लाल मृदा, प्रवा मृदा, और भाड़ मृदा, और माड मृदा, और तो कौन सी? पोंटा मृदा यहाँ पर पाई जाती है। क्लियर है? तो ये तुम्हारी क्या है? मृदा के प्रकार है। इतना नोट डाउन कर ले, उसके बाद बेटा अगले अब देखते हैं, एक एक चालू करते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे कौन सा, तो पहला हमारा चालू हो जाएगा माने पर्वत पदीय मृदा। और पर्वत पदीय मृदा। अब इसमें हम पहला कौन सा टॉपिक इसमें के अंतर्गत पढ़ेंगे, तो इसके अंदर पढ़ेंगे भाबर क्षेत्र की मृदा, भाबर क्षेत्र की मृदा, भाबर क्षेत्र की मृदा। देखो, पहले हमें समझना होगा कि भाबर क्षेत्र क्या है, तो यहाँ की मृदा हमें समझ में आएगी। तो भाबर क्षेत्र कहाँ कौन सा होता है बेटा? देखो, इसकी 2 परिभाषाएं हैं। जहां पर बेटा छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े पाए जाते हैं, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? भाबर क्षेत्र कहा जाता है। दूसरी परिभाषा क्या होती है इसकी, कि जहां पर नदियां विलुप्त हो जाती हैं, नदियां क्या हो जाती हैं? विलुप्त हो जाती हैं, उस क्षेत्र को भाबर क्षेत्र कहा जाता है। और ऐसा क्षेत्र बनेगा कहाँ पे, ये भी सारी चीजें समझाते हैं। तो यहाँ पर 2 माने संदर्भ में इसके हैं। कौन से बेटा? एक तो है हमारा कि जहां छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं बेटा, पत्थर या बेटा हमारे इसके जो छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े होते हैं, पत्थर के टुकड़े पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहां से बात करें कि बेटा दूसरा क्या है? जहां नदियां
ठीक है, नदियां क्या होती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, हो जाती हैं। उस क्षेत्र को बेटा हम क्या कहेंगे, भाबर क्षेत्र कहेंगे। दो चीजें हमने बताई, जहां पर नदियां क्या हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी। दूसरा बेटा जहां पर क्या हो जाएगा, या छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े पाए जाएंगे, पत्थरों के टुकड़े, वहां पर बेटा उसको क्या कहा जाएगा, भाबर क्षेत्र कहा जाएगा। बात समझ में आ गया। तो भाबर क्षेत्र का आप देखो बेटा फॉर्मेशन कहां से होता है। जैसे भाबर क्षेत्र की यदि बात करें कि फॉर्मेशन, तो देखो जहां पर ये पर्वत होंगे बड़े बड़े ऐसे, देखो बहुत ध्यान से समझे, जहां पर बेटा क्या होंगे, पर्वत बड़े बड़े होंगे। अब पर्वत से जो नदियां आएंगी बेटा, तो नदियां यहां ऊपर से उठेंगी, और जब नीचे की तरफ आएंगी तो इनका वेग क्या होगा, अधिक होगा। तो इनके मार्ग में आने वाले बेटा जो पत्थर हैं, और उनमें अगर दरार पड़ी है तो उन पत्थरों को बेटा ये क्या करेंगी, तोड़ देंगी। अब तोड़कर बेटा वेग ज्यादा है तो अपने साथ में बहा कर लेकर चली आएंगी। तो ये बेटा उसमें पत्थरों में रगड़ते हुए, पानी के साथ बहते हुए इनका आकार और छोटा हो जाता है, और धीरे धीरे छोटा हो जाता है। और उसके बाद बेटा अगर मान लो इनमें दरार है तो टूट जाएंगी। और उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा समतलीय भाग में पहुंचेंगी नदियां, तो पत्थरों का आकार थोड़ा सा बड़ा होने के कारण इन पत्थरों को पर्वत के पद के पास ही छोड़ देंगी। माने पर्वत का जहां बेटा समतलीय भाग होगा वहीं पर नदियां इनको छोड़कर आगे निकल जाती हैं। तो अब आगे निकल जाती है, तो इसी क्षेत्र को कहा जाता है भाबर क्षेत्र। तो कहोगे सर जी आप जो नदियां विलुप्त होना लिखवाए हैं, इसका अर्थ क्या है। तो देखो बेटा, जब ऐसे ऐसे यहाँ पर ऐसे पत्थर हैं, ऐसे ऐसे देखो, इस तरह से पत्थरों का जमाव है, इस तरह से। अब इस तरह से जब पत्थरों का जमाव है, तो इधर से जब नदियां निकलेंगी बेटा, तो यहाँ पर पत्थरों के बीच में स्पेस है कि नहीं है। और जब स्पेस है तो इनके अंदर से नदियां बहना चालू हो जाती हैं। माने पत्थरों के अंदर से नदियां बहना चालू हो जाएंगी। और जब बहना चालू हो जाएंगी तो ऊपर से देखेंगे तो हमें पत्थर दिखाई देंगे, लेकिन पत्थर के नीचे से क्या होगा, जल का प्रवाह होता रहेगा। तो ऊपर से हमें नदियां क्या दिखाई देंगी, विलुप्त दिखाई देंगी, और नीचे से पानी का बहाव होता रहेगा। तो इसी को बेटा क्या कहा जाता है, जहां पर नदियां विलुप्त हो जाती हैं उसको कैसा क्षेत्र कहा जाता है, भाबर क्षेत्र कहा जाता है। तो यहां पर पाई जाने वाली मृदा को क्या कहा जाएगा, भाबर क्षेत्र की मृदा कहा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर पाई जाने वाली मृदा को भाबर क्षेत्र की मृदा कहा जाएगा। अब देखो बेटा यहां से जो क्वेश्चन बनेगा, इस मृदा क्षेत्र का विस्तार कहां से कहां तक है। तो सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक। ठीक है, कहां से कहां तक है, सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक। सहारनपुर से लेकर, पुर से लेकर लेकर कुशीनगर तक, कुशीनगर तक, नगर तक। अब बेटा देखो पहली बात तो ये हो जाएगा। अब देखो मैंने सारे जिले लिखवाए हैं सहारन से कुशीनगर के बीच में। ठीक है, सभी क्षेत्र में ये पाए जाएंगे। अब बेटा देखो यहां से और क्या हो जाएगा कि अब देखिए सहारन से कुशीनगर तक इसका विस्तार होगा। अब पूछ लेगा क्वेश्चन कि भाबर क्षेत्र का माने सबसे ज्यादा चौड़ा कहां पे होता है। तो भाबर क्षेत्र बेटा जो है सहारनपुर में सबसे ज्यादा चौड़ा है, 34 किलोमीटर। इसके बाद जैसे जैसे हम पूरब की तरफ बढ़ेंगे भाबर क्षेत्र की चौड़ाई क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो सहारनपुर में सबसे अधिक चौड़ा है बेटा, सबसे अधिक चौड़ाई, सबसे अधिक चौड़ाई, अधिक चौड़ाई, चौड़ाई सहारनपुर में है, सहारनपुर। और बेटा कितनी है, 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर। और सबसे कम कहा जाए तो कुशीनगर में है, सबसे कम, सबसे कम कुशीनगर में, कुशीनगर में। अब यहां पर देखिए बेटा, क्या ये क्षेत्र कृषि योग्य होता है। तो ये कृषि योग्य नहीं होता, कृषि योग्य नहीं होता है। तो यहाँ की मृदा क्या होगी, कृषि योग्य होगी। तो बेटा कृषि योग्य नहीं होती है, क्यों, क्योंकि इसके माने क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे पत्थरों के कण, बेटा छोटे बड़े दोनों पाए जाते हैं। जिस तरह से पत्थरों के कण पाए जाते हैं, इसलिए कृषि योग्य नहीं होती है। बात समझ में आ गया तक। तो ये तुम्हारी किसके थी बेटा, भाबर क्षेत्र की मृदा के बारे में था। अब हम पढ़ते हैं तराई क्षेत्र की मृदा, तराई क्षेत्र की मृदा के बारे में।
तराई क्षेत्र की मृदा। मृदा, अगर तराई क्षेत्र की मृदा के बारे में बात करें कि तराई क्षेत्र की मृदा क्या है, तो देखो बेटा तराई क्षेत्र कहाँ पे, जहां पर भाबर क्षेत्र खत्म होता है तराई क्षेत्र वहां से स्टार्ट होता है। बात समझ में आ गया। तो अब इसमें कि कहोगे सर जी इसको कैसे जानेंगे, तो बेटा जहां पर नदियां पुनः दिखाई देती हैं, देखो भाबर क्षेत्र में क्या होंगी, नदियां विलुप्त हो जाएंगी, तो जहां पर नदियां पुनः दिखाई देती हैं उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, तराई क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो अभी इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, लिखेंगे जहां पर नदियां पुनः दिखाई देती हैं, पुनः दिखाई देती हैं, देती है। ठीक है, दूसरा बेटा यहां पर भाबर क्षेत्र के बाद पाए जाने वाले क्षेत्र को, बेटा कौन सा क्षेत्र कहा जाता है, तराई क्षेत्र कहा जाता है, तराई क्षेत्र। अब ये बेटा देखो कैसा होता है तराई क्षेत्र, अब ये कैसा होता है, ये दलदलीय तथा समतल भाग होता है। अब कहोगे सर जी दलदलीय और समतल भाग, समतल का मतलब बेटा देखो जहां पर जल का भराव अधिक होगा वहां की जमीन क्या हो जाती है, समतल हो जाती है। जैसे तालाब के निचले तली के देखो तो बेटा वो कैसा हो जाता है, समतल, है ना, समतल हो जाता है। कि जब पानी सूख जाए तो देखो उसका भाग कैसा रहेगा, समतल रहेगा। तो यहाँ पर भी बेटा क्या होता है, माने मृदा में बहुत ज्यादा नमी होती है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा जल का भराव रहता है। जब सूखता है तब बेटा क्या रहेगा, तो वो भाग कैसा हो जाएगा, समतल, क्योंकि जो मृदा बहकर आई है जहां पर बेटा गड्ढा होता है उसको भर देती है और वो भाग क्या हो जाएगा, समतल हो जाएगा। तो अब यहाँ की मृदा कैसी होती है, दलदलीय तथा समतल भाग होता है। ठीक है, ये कैसी होती है, दलदलीय मृदा होती है, दलदली मृदा, ये दलदली मृदा होती है। और बेटा ये क्षेत्र कैसा होता है, तो समतल क्षेत्र होता है, समतल क्षेत्र। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा, क्या ये क्षेत्र कृषि योग्य होता है, तो बेटा देखो कि ये भूमि जो यहाँ की मृदा होती है बहुत उपजाऊ होती है, लेकिन अब कृषि योग्य कब होती है, जब यहाँ से बेटा जल सूख जाएगा। अगर जल का भराव रहता है तब कृषि योग्य नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ के क्या लिखेंगे, मृदा जो होती है सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, तो यहाँ की मृदा क्या होती है, उपजाऊ होती है। ठीक है बेटा, ये लिख लेंगे, और कृषि योग्य होगी, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, कृषि योग्य होगी, उपजाऊ होती है और कृषि योग्य होती है, कृषि योग्य। अब कहेंगे इस क्षेत्र में बेटा कि माने कौन सी कृषि की जाती है, तो बेटा देखो गन्ने की खेती और जूट की खेती, समझ में आ गया। इस क्षेत्र में कौन सी होती है, गन्ने की खेती और जूट की खेती होती है। ठीक है, तो गन्ना और जूट की खेती यहां पर होती है, जूट की खेती। अब देखो बेटा गन्ना और जूट की खेती होगी, और अगर तो इस भाग का विस्तार बेटा, तो विस्तार कहां से, ये भी बेटा देखो हमारा सहारनपुर से माना जाता है, लेकिन सहारनपुर में इसका कोई भी अंश नहीं मिलता। ठीक है, तो लेकिन अब ये जैसे जैसे देखो, इसको हमने बताया था पूरब की तरफ जैसे जैसे जाओगे घटेगा। ठीक है, और इसका जैसे जैसे पूरब की तरफ जाएंगे इसका भाग क्या हो जाता है, चौड़ा होता चला जाता है। कुशीनगर में इसका माना जाता है 90 किलोमीटर, मतलब इसकी चौड़ाई कितनी है, 90 किलोमीटर। ठीक है, तो सर्वाधिक बेटा कहाँ पे है, कुशीनगर में इसकी चौड़ाई है। और बेटा देखो माने ये जो हमारा सहारनपुर है इसमें ना के बराबर मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा सबसे अधिक चौड़ाई इसकी कहाँ पे है, तो बेटा देखो इसको लिख लेंगे, माने पश्चिम से पूरब जाने पर चौड़ाई बढ़ती है, पश्चिम से पूरब जाने पर चौड़ाई बढ़ती है, चौड़ाई अधिक। ठीक है, चौड़ाई क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, अधिक। और इसका बेटा कहाँ पे, माने सबसे अधिक चौड़ाई कहाँ पे है, सबसे
अधिक, अधिक। तो सबसे अधिक बेटा माने कुशीनगर में पड़ता है, कुशीनगर, ठीक है, 90 किलोमीटर। अब कहोगे सर जी सबसे कम वाला बेटा, सबसे कम वाले में दो विवाद रहते हैं, इसलिए उस सबसे कम वाला क्वेश्चन कभी नहीं बनता, सबसे अधिक वाला बनता। अब यहां पर बेटा कैसे जीव पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन बन जाता है, जीव कैसे पाए जाएंगे। तो जीव कैसे पाए जाएंगे, यहां पर सबसे ज्यादा रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं। कौन से पाए जाएंगे, रेंगने वाले विषैले जीव, ठीक है। यहां पर लिख लेंगे कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में मगरमच्छ कहां पे पाए जाएंगे, तो इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। मगरमच्छ, घड़ियाल, अजगर, ये सब बेटा कौन क्षेत्र में पाए जाएंगे, इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसीलिए हमने लिखवाया रेंगने वाले विषैले जीव कहां पाए जाते हैं, यहीं पर पाए जाते हैं, ठीक है बेटा। तो लिख लेंगे रेंगने वाले विषैले जीव कहां पे, इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब आगे दूसरी बात करें तो बेटा क्या होता है, सबसे ज्यादा अगर कहा जाए बीमारी वाला क्षेत्र कौन सा है, तो बेटा यही तराई क्षेत्र है, सबसे ज्यादा बीमारी वाला क्षेत्र, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर बीमारियां कहां पे होती हैं बेटा, तराई क्षेत्र में होती हैं। क्लियर है, कहां पे होंगी बेटा, तराई क्षेत्र में। अब देखो एक एक्स्ट्रा पॉइंट और बता दे रहे हैं इसमें बेटा, अब तराई क्षेत्र में हमारा कौन सा आ जाता है, गोरखपुर। इसलिए बेटा देखो गोरखपुर में माने कोई ना कोई नया बुखार, नई बीमारियां हमेशा आती रहती हैं, क्योंकि वो किस में आ जाता है, तराई क्षेत्र में आता है। और तराई क्षेत्र में आएगा बेटा तो यहाँ पर क्या होगा, बाढ़ समस्या, और बेटा क्या होगा, जीव जंतु हमेशा दबते रहेंगे, जिससे नए नए वायरस और ये सारी चीजें जन्म लेंगी और बीमारियां बढ़ती रहती हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो तराई क्षेत्र में बेटा क्या होगा, यहाँ पर सर्वाधिक बीमारियां होती हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा इन्हीं क्षेत्रों में होती हैं। यहाँ पर रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं, जैसे मगरमच्छ, इन सब चीजों को बात की जाए तो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्लियर है, तो इतना लिख ले, उसके बाद आगे बात करते हैं। बट आप देखो अब पढ़ते हैं कौन सा, अब पढ़ेंगे जलोढ़ मृदा के बारे में। तो जलोढ़ मृदा में हमने बताया दो पार्ट हो जाएंगे जलोढ़ मृदा में, ठीक है। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा, तो जलोढ़ मृदा में हमने बताया दो भाग हो जाएंगे इसके, एक हो जाएगा खादर, एक हो जाएगा बांगर। तो अब बेटा देखो दोनों को अलग अलग हम पढ़ के करेंगे, तो अलग अलग पढ़ेंगे। तो अब खादर जलोढ़ मृदा, इसको डाल लेंगे बेटा, खादर जलोढ़ मृदा, खादर जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा। देखो अब पहली बात तो यहां से क्वेश्चन बनाएगा, इसका निर्माण किस युग में हुआ। निर्माण देखो बेटा, निर्माण, ठीक है, निर्माण पूछेगा कि निर्माण किस युग में हुआ है। तो निर्माण में बेटा देखो, तो निर्माण कब हुआ, प्लीसियोटोसीन, सीन युग में, ठीक है, इसमें इसका निर्माण हुआ। अब बेटा कहेगा कि निर्माण किसके द्वारा हुआ, तो एक आती है काप मृदा, ठीक है, काप या कछरी मृदा, तो इनके द्वारा निर्माण हुआ। किस मृदा के द्वारा, कॉप, कछरी, कॉप मृदा, या बेटा देखो और कौन सी हो जाती है, कछरी मृदा या बलुआ मृदा, जिसके नाम से जानेंगे, बलुआ मृदा, बलुआ मृदा, मृदा से। तो इनका निर्माण बेटा हमारा क्या हो गया, कॉप या बलुआ मृदा से हुआ है। अब यहां पर हमने देखा है कि इनका निर्माण किस तरह से हुआ। अब इनको बेटा क्या कहा जाता है, नवीन जलोढ़ मृदा, इसे क्या कहा जाता है, नवीन जलोढ़ मृदा, याद रखेंगे, इसे कहा जाता है नवीन जलोढ़ मृदा, मृदा, ठीक है। और इसके अन्य नाम की बात करें, अन्य नाम क्या है, अन्य नाम, अन्य नाम कौन कौन से और हैं। तो इसको बेटा देखो उत्तर प्रदेश में हर क्षेत्र के हिसाब से इनका नाम अलग अलग लिखा गया। कहीं पर इन्हें दोमट कहा जाता है, ठीक है, कहीं पर इन्हें बलुआ मृदा कहा जाता है। तो हर क्षेत्र में अलग अलग नाम है इसी का। तो लिख लेंगे बेटा कौन कौन से नाम है, बलुआ, बलुआ मृदा, बलुआ मृदा, ठीक है, दोमट, दोमट अपने तरफ देखो क्या कहा जाता है, माने यहाँ पर दोमट ही तो कहा जाता है ना, दोमट कहा जाता है। दूसरा बेटा इसी को कहा जाएगा सिल्ड मृदा, सिल्ड मृदा, ठीक है, सिल्ड मृदा का नाम दिया जाता है। और बेटा क्या कहा जाता है, मटियारा, क्या कहा जाता है, मटियारा,
मटियारा। तो इसके बेटा अन्य नाम है कि किन किन नामों से इन्हें जाना जाता है, तो बलुआ मृदा के नाम से जाना जाता है, दोमट मिट्टी जानी जाती है, सिल्ड मृदा जाना जाता है और मटियारा जाना जाता है। तो हमारे अपने इधर क्षेत्र में क्या कहते हैं, दोमट मिट्टी जो होती है वो शुद्ध मिट्टी होती है ना, कृषि के लिए क्या होती है, उपयोगी मिट्टी होती है, तो इसे दोमट के नाम से भी जाना जाता है। अब बेटा देखो इसमें यदि बात करें कि इसका रंग कैसा होता है, रंग बात करें तो किस तरह का होता है, भूरे रंग का, भूरे रंग। तो इसकी मृदा बेटा कैसी होती है, भूरे रंग की होती है और ये छिद्र युक्त मृदा होती है। कैसी होती है बेटा, छिद्र युक्त मृदा होती है। कहोगे सर जी इसका क्या मतलब है, देखो अब इसकी विशेषता लिख लेते हैं, विशेषता क्या है, विशेषताएं। तो विशेषताएं बेटा देखो, विशेषताओं में अगर हम देखें तो ये छिद्र युक्त मृदा होती है, छिद्र युक्त मृदा। अब कहोगे सर जी छिद्र युक्त मृदा का मतलब क्या हो गया, तो छिद्र युक्त मृदा का मतलब हो जाता है बेटा जिसमें हल्के हल्के छिद्र पाए जाते हैं और महीन कणों वाली मृदा है। दूसरा इसमें विशेषता कौन सी हो जाएगी, महीन कणों वाली मृदा, तो ये बेटा क्या है, महीन कणों वाली मृदा है। तो अब देखो छिद्र युक्त तो महीन कणों वाली मृदा होगी तो क्या होगी, इसमें सबसे अधिक जल ग्रहण करने की क्षमता होती है। तो बेटा ये क्वेश्चन बनाएगा किस मिट्टी में सबसे अधिक जल ग्रहण करने की क्षमता होती है, तो इसमें बेटा सबसे अधिक जल ग्रहण क्षमता होती है, ग्रहण क्षमता होती है। तो बेटा इसमें क्या होगी, सबसे ज्यादा जल ग्रहण क्षमता होती है और ये बेटा क्या होती है, कृषि योग्य होती है, माने उर्वरक शक्ति क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, तो इसमें उर्वरक शक्ति अधिक होती है, कृषि योग्य होगी। कैसी हो जाएगी, कृषि योग्य मृदा। ये कैसी हो जाती है, कृषि योग्य मृदा होती है, मतलब उर्वरक शक्ति इसकी क्या होती है, अधिक होती है। अब इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो देखो बेटा तत्व कौन से होते हैं, तत्व। ठीक है, तो तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं, पोटास पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, इसे लिख लेंगे पोटास मैग्नीशियम। ठीक है, तो बेटा पोटास मैग्नीशियम की अधिकता होती है, इन सब की क्या होगी, अधिकता। और कमी किसकी होती है, कमी लिख लेंगे तो बेटा कमी होती है नाइट्रोजन और बेटा जीवाश्म की, ठीक है, जीवाश्म की क्या होगी, कमी होगी। इन दोनों चीजों की इसमें क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। और अधिकता किसकी पाई जाती है, माने पोटास मैग्नीशियम, इन सब चीजों की क्या होती है, यहाँ पे अधिकता पाई जाती है। ठीक है, अब ये बेटा देखो जैसे हमने पढ़ा है कि मध्य मैदानी भाग की मृदा है, तो ये किस में पाई जाती है, मध्य मैदानी भाग में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पे पाई जाएगी, तो जहां पर गंगा का बेटा क्षेत्र है, ठीक है, गंगा नदी का क्षेत्र है, वहीं पर यह मृदा पाई जाती है। क्लियर है, बात समझ में आ गई, तो इतना नोट कर लें, बाकी नेक्स्ट क्लास में।